हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बेटा आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की वेल प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। बेटा, जिस क्रम में आप धीरे धीरे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं, उसी क्रम में हम फिजिक्स के 6 चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। आज से फिजिक्स के 7वें चैप्टर की शुरुआत होगी। 7वें चैप्टर का पहला लेक्चर आज हम आपके सामने शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है बेटा, चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। टाइम को बिल्कुल भी ना बर्बाद करते हुए सीधे सीधे आप अपना नोट्स सामने रखिए, पेन हाथ में रखिए और चैप्टर का नाम डाल लीजिए गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, चैप्टर नंबर 7, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इंग्लिश में बेटा इस तरह से लिखेंगे हम, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये है बेटा चैप्टर का नाम। इसको बेटा थोड़ी सी खुराक दे दी जाए, वरना ये जो है हम आपका साथ छोड़ देगा। पिछले चैप्टर को आपने फिनिश किया। पिछले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि किरचॉफ का नियम, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले लेक्चर में बेटा जितना भी कराया हमने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मान के चलिए कि उसमें से आपको उस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 100% मिलना है, बिल्कुल 101% मिलना है। कोई धोखा ही नहीं हो सकता इस बार बोर्ड एग्जाम में, श्योर बिल्कुल। इसलिए आप पिछले लेक्चर को बहुत बढ़िया तैयार करें और उसके न्यूमेरिकल हमने सिलेक्टेड करवाए थे। चैप्टर इस तरीके से आपका हमने फिनिश किया था। चलिए, आज का आपका नया चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। जैसा कि बेटा चैप्टर का नाम है, आप उससे समझो। आपने शुरुआत की थी जब फिजिक्स पढ़ने की, तो हमने बताया था कि हम आप जो शुरुआत कर रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, है ना, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात थी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी। यहाँ मूविंग चार्ज की बात है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जब शुरुआत की थी तो हमने ये बताया था कि बेटा इन चैप्टरों में आपका आवेश एक जगह पे रखा रहता है और एक जगह आवेश को स्थिर करके, किसी एक जगह पे आवेश को जाम करके पूरे चैप्टर आपको ये पढ़ना है। लेकिन वैद्युत चालन में जैसे पहुंचे तो इससे यहां से अब आपका आवेश घूमने फिरने लगा, एक जगह स्थिर रह के, एक जगह ठहर के नहीं बैठता है, बल्कि चलता फिरता रहता है और अपना काम करता रहता है ना। तो आप चैप्टर का नाम सुनिए ध्यान से, गतिमान आवेश, मूविंग चार्जेस, यानी एक ऐसा आवेश जो किसी एक जगह पर ठहरा नहीं है, बल्कि एक जगह पर रोका नहीं है, बल्कि एक चारों तरफ घूम फिर रहा है। तो किसी चलते फिरते आवेश की बात हो रही है इस चैप्टर में, एक बात। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यानी इस पूरे चैप्टर में आपको चुंबक के ही बारे में पढ़ना है, मैग्नेट के बारे में ही जानना है, ठीक। हालांकि आप चुंबक के बारे में भी भाग जानते हैं, लेकिन आपसे अगर हम पूछें कि चुंबक क्या है, या किसी से पूछें, तो दुनिया जानती है चुंबक क्या है, लेकिन दुनिया सिर्फ इतना जानती है बेटा कि चुंबक क्या है। दुनिया से आप पूछोगे तो दुनिया के लोग क्या बताएंगे कि चुंबक जो है लोहे जैसे छोटे कण को अपने आप में चिपका लेती है, बस, इससे ज्यादा नहीं बताएगा कोई। आप स्टूडेंट हैं, आपसे अगर पूछेंगे तो हो सकता है कि आप इससे थोड़ा सा ज्यादा बता दें। इससे थोड़ा सा ज्यादा आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि चुंबक को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं
तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। बचपन से ऐसा आप लोगों को पढ़ाया गया है, हमने भी यही पढ़ा, ठीक। लेकिन इससे ज्यादा हो सकता है आपको जानकारी ना हो। चलिए आज हम चुंबक के बारे में आपको काफी कुछ बताएंगे। बहुत ज्यादा टाइम बेटा इसमें वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, ठीक। चुंबक, मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक बेटा, चुंबक जो है एक पत्थर है, ठीक। अपनी नेचर में पाए जाने वाला पत्थर है, अपनी प्रकृति में ही पाया जाता है, उसी पत्थर का नाम चुंबक है। अब बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो साहब मैग्नीशिया नाम की एक पहाड़ी थी, उसमें जो है ये था वो था वो, फिर थोड़ा सा इतिहास उसका बहुत अगर हम खींचेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। आपसे इतना जानो कि चुंबक प्रकृति में पाए जाने वाला एक पत्थर होता है। और किस प्रकार का पत्थर? जो निकेल, कोबाल्ट, लोहा ऐसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसको चुंबक कहते हैं, है ना। यानी आप देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, प्रकृति में पाए जाने वाला वह पत्थर, प्रकृति में पाए जाने वाला वह पत्थर जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति में पाए जाने वाला वह पत्थर जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे चुंबक कहते हैं, ठीक। चुंबक बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का मतलब नेचुरल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक का मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक। तो हम सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। प्राकृतिक चुंबक का मतलब कि पहली बात इसी के बारे में जान ले पहले हम। पहला पॉइंट तो ये है कि ये प्रकृति में पाया जाता है, ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए चुंबक होते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट ये कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक पत्थर है और प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, तो उसकी कोई रूपरेखा थोड़ी ना तय की है भाई। पहाड़ है, पहाड़ से टूटे हुए पत्थर है, पत्थर की कोई रूपरेखा नहीं, तो उसका ना तो कोई आकार और ना ही आकृति उसकी निश्चित नहीं होती है, यानी उसका रूप और उसका आकार अनिश्चित होता है, उसका रूप और उसका आकार अनिश्चित होता है। नंबर 3, इनकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। तीनों पॉइंट दिमाग में है, फिर से सुनिए आप। नंबर 1, ये प्रकृति में पाए जाते हैं, ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। नंबर 2, इनका रूप और आकार अनिश्चित होता है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या है कि इनकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। अब इसको आप अपोजिट करते जाएंगे तो दूसरा नंबर क्या है बेटा? कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक भी उसी तरीके से आप इसके पॉइंट्स को डिफरेंट करते जाएं और कृत्रिम चुंबक के सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। बेटा कृत्रिम चुंबक का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट, नाम ही उसका आर्टिफिशियल मैग्नेट है, यानी जो मानव निर्मित होते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है? जो मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए। दूसरा पॉइंट क्या है? इसी से मिला लो, इनका रूप और आकार निश्चित होता है। ये तो बेटा मशीनों में कायदे से बिल्कुल एक सा बेहतरीन सेटअप बना के बनाए जाते हैं, काट छाट के, है ना। तो ये जो है इनका रूप और आकार निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? इनकी आकर्षण क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी इन चुंबकों के पास जब लोहा, निकेल जैसी धातुओं को ले जाते हैं तो इनको ये इन धातुओं को तेजी से आकर्षित करते हैं। फिर से आप सुनिए, चुंबक बेटा दो तरह के होते हैं। चुंबक क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाला एक ऐसा पत्थर
जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो पहला पॉइंट ये कि ये प्रकृति में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि इनका रूप और आकार अनिश्चित होता है। तीसरा पॉइंट ये कि इनकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। अगर हम कृत्रिम चुंबक की बात करें तो वो आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है। बेटा तो जाहिर सी बात है कि वो किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है ना। तो पहला पॉइंट ये कि ये मानव निर्मित होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनका रूप और आकार निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट, इनकी आकर्षण क्षमता बहुत अधिक होती है। और जरूरत पड़ जाए तो बेटा आप ये कह सकते हैं कि इनको हम प्रायोगिक कार्यों में प्रयुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई रूप ही नहीं होता है निश्चित, उल्टे सीधे सब बने होते हैं। तो इनको हम किसी प्रैक्टिकल वर्क में यूज नहीं कर सकते। ठीक, इसको हम प्रैक्टिकल वर्क्स में यूज कर सकते हैं, प्रायोगिक कार्यों में प्रयुक्त कर सकते हैं। ये था चुंबक। अगली हेडिंग आप लगाइए, चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव। बेटा कोई भी चुंबक हो, आप हमेशा याद रखिएगा कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक, तो ये चुंबक के जो ध्रुव हैं वो हम डेफिनेशन के हिसाब से कैसे समझेंगे। अगर परिभाषा लिखने पे आ जाए तो हम क्या लिखेंगे। ठीक, एक बात समझो आप, जैसे हमने लोहे के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए ऐसे गद्दी में, और ये हमारा चुंबक है, और इस चुंबक को हमने उस गद्दी में रख के और ऐसे ऐसे खूब चारों तरफ घुमाया, फिर उठाया, तो बेटा वो जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े थे, हम क्या देखेंगे कि ज्यादातर टुकड़े जो है वो या तो इस सिरे पर चिपके हैं और या इस सिरे पर चिपके हैं, बीच में तो इक्का दुक्का। तो बेटा जो इस सिरे पर और इस सिरे पर ज्यादा चिपके हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसकी आकर्षण क्षमता यहां और यहां ज्यादा है, तभी तो यहां ज्यादा चिपके, और बीच में इक्का दुक्का है, कम है, संख्या उनकी कम है। ठीक, तो बस यही तो चुंबक के ध्रुव हैं, है ना। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें जहां पर आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है। चुंबक के क्षेत्र का, चुंबक के पूरे चुंबक का वह चुंबकीय क्षेत्र जहां पर आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी यहां सबसे अधिक है, यहां सबसे अधिक है, यहां कम है। तो जहां आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है वही कहलाता है चुंबक के ध्रुव। आप परिभाषा लिखिए। ठीक, डेफिनेशन क्या लिखेंगे चुंबक के ध्रुव, लिखिए चुंबक का वह क्षेत्र, चुंबक का वह क्षेत्र जहां चुंबक की आकर्षण क्षमता, चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है। चुंबक का वह क्षेत्र जहां चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है उसे चुंबक के ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई चुंबक है बेटा, ये, तो ये इसका नॉर्थ पोल कहलाएगा और ये इसका साउथ पोल कहलाता है। ठीक, एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ पोल, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और एस फॉर साउथ, साउथ पोल, और इसको हम हिंदी में कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो बेटा चुंबक में दो तरह के ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के ध्रुव क्या है, जहां पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का
चुंबक का जो वह एरिया जहां चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है या बहुत अधिक होती है, उसे हम कह देते हैं चुंबक के ध्रुव। ठीक, इसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण। ठीक, एक चीज हम आपको बता दें कि शायद आपको इस तरह का धोखा रहे कि अगर हम इस चुंबक को बीच से काट दें, बीच से उसके दो टुकड़े कर दें, तो साउथ पोल अलग हो जाएगा, नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा। तो बेटा ये धोखे में आप कभी मत रहना, क्योंकि उसका भी हम कारण बता दें कि चुंबक कोई भी हो, वो छोटे 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 तमाम चुंबकों से मिलकर बनता है बेटा। मान लो थोड़ी देर के लिए ये एक छोटा सा एक चुंबक यहाँ पे है, ठीक, ये एक छोटा सा चुंबक यहाँ पर है, 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 ठीक, ये एक छोटा सा चुंबक यहाँ पर है। तो बेटा हर चुंबक में उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। आप कहां से काट रहे, किस भूल में हो आप, कहां से काट रहे आप यहां से काटोगे तो बेटा उत्तरी ध्रुव भी होगा, दक्षिणी ध्रुव भी होगा, उत्तरी ध्रुव भी होगा, दक्षिणी ध्रुव भी होगा। अगर आपने यहां से काट दिया तो ये देखिए आप दक्षिणी ध्रुव है कि नहीं है, बोलो है, ये उत्तरी ध्रुव है कि नहीं है। मान लो आपने यहां से काट दिया तो बेटा ये बताओ ये दक्षिणी ध्रुव है कि नहीं है, ये उत्तरी ध्रुव है कि नहीं है। ठीक, तो कहीं से भी आप काट दो बेटा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हर चुंबक में होगा। इस भूल में ना रहना कि अगर हम काट देंगे तो दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाएगा और उत्तरी ध्रुव अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए छोटे छोटे से पॉइंट के साथ मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। बेटा सबसे पहला और सबसे इसका कीमती सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये है कि जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहरती। चुंबक को कभी भी जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में जाके रुकती है। मतलब अगर ये इसका नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव और ये साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव, तो हमेशा बेटा चुंबक को, जैसे आपने ये चुंबक लिया और इसको किसी धागे से लपेटा और धागे से लपेट के ऐसे करके आपने इसको लटका दिया। ठीक, तो जैसे ही आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, इसको फ्री करेंगे, ये तुरंत टिर करती हुई, करकराती हुई और ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यानी इस कंडीशन में अगर आप लटकाओगे तो वो धीरे 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 करके इस कंडीशन में आ जाएगी। माने कुल मिला के वो ठहरती हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही है। किसी भी चुंबक को जब स्वतंत्र पूर्वक आप लटकाएंगे, फ्री लटकाएंगे, फ्री कंडीशन में लटकाने के बाद वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। एक सबसे खास बात बता रहे हैं हम आपको, किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक आप लटकाएं तो वो सदैव कहां ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। दूसरी बात, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण बल होता है। आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो बेटा। ये दोनों मार्कर लिए हमने, इन दोनों में ऊपर कैप है, नीचे विदाउट कैप है ना। तो जिस साइड कैप तो समान ध्रुव हो गए, या बिना कैप तो समान ध्रुव हो गए। तो ये दोनों समान ध्रुव हैं, या ये भी दोनों समान ध्रुव। ठीक, तो बेटा समान ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। विपरीत ध्रुव मतलब एक कैप और एक विदाउट कैप, नीचे से देख लो, एक कैप एक विदाउट कैप, तो ये विपरीत ध्रुव है। और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है, मतलब समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब बेटा कभी भी हम इस चुंबक को, जैसे ये चुंबक अगर समान ध्रुव हैं और इनको आपस में एक दूसरे के पास ले जाएं, एक दूसरे के पास ले जाएं, एक दूसरे के पास ले जाएं, है ना, एक दूसरे के पास ले जाएं, एक दूसरे, ऐसे करके आपने चिपका दिया। बेटा आपका बाह्य बल लग रहा है उन पे, जब तक आप पकड़े रहोगे तो आपका बाह्य बल लग रहा है, तो ये मजबूरी है इनकी, ये ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन
जैसे ही आप अपना बाह्य बल हटाओगे, इनको स्वतंत्र करोगे, तो ये तुरंत ऐसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये समान ध्रुव हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चिपकाते नहीं है, है ना। तो ये तुरंत कहेगा हटो एक तरफ, ऐसे हो। यही अगर आप विपरीत ध्रुवों की बात करें तो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल होता है। जब दो चुंबकों को आप विपरीत ध्रुव को इस तरीके से लाएंगे, पास लाएंगे, पास लाएंगे, पास लाएंगे, तो कुछ और पास लाने के बाद आपको एहसास होने लगेगा कि ये चुंबक एक दूसरे को कुछ खींच रहे हैं। आपके हाथों में एहसास होने लगेगा, आपकी उंगलियां थिरकने लगेंगी कि अरे कुछ हरकत हो रही, क्या हरकत, क्या ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। लेकिन चूंकि आपका बाह्य बल इस चुंबकीय बल से बहुत ज्यादा है, तो मजबूर हैं, जिस कंडीशन में आप पकड़े हो बेचारे तक, लेकिन आपके हाथ भी थोड़े बहुत, हाँ थोड़े बहुत हरकत में आ जाएंगे, ठीक। और जैसे ही आप हाथों से फ्री करोगे तो इतनी दूर से ये एक दूसरे को ऐसे आकर्षित कर लेंगे, ठीक। तो बेटा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण बल होता है। चलिए एक पॉइंट और, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, किसी चुंबक को लोहे के टुकड़े से रगड़ दें आप मेरी बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये लोहे का टुकड़ा है, ठीक। चलो एक मिनट, ये लोहे का टुकड़ा है, ये भी लोहे का टुकड़ा है। इसको आप इससे ऐसे रगड़िए, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन ये चुंबक है और ये लोहे का टुकड़ा है अगर, और इसको आप ऐसे रगड़िए, फिर चुंबक को आप हटा लीजिए, चुंबक को हटा लीजिए, और इस लोहे के टुकड़े को आप किसी दूसरे लोहे के टुकड़े के पास ले जाइए। ये जो है उस लोहे के टुकड़े को चिपका लेगा। मतलब लोहे का टुकड़ा लोहे के टुकड़े को नहीं चिपका पाएगा। लेकिन जब किसी चुंबक को आप लोहे के टुकड़े से रगड़ दें और चुंबक हटा दें, अब इस लोहे के टुकड़े को किसी और लोहे के टुकड़े के पास ले जाए, तो ये उसको चिपका दे। क्यों? क्योंकि इसमें चुंबकत्व का गुण आ गया। किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण होता है, ठीक। तो ये थे चुंबक के गुण। चलो बेटा, चुंबक के बारे में आपने काफी इंट्रोडक्शन कर लिया, आपका हमने थोड़ा टाइम लिया, है ना, लेकिन ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें जानना भी जरूरी है, ठीक। अब चलते हैं आप सीधे सीधे अपने बड़े क्वेश्चन की तरफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ऑस्टेट का प्रयोग, आप हेडिंग लगाइए, ऑस्टेट का प्रयोग अक्सर आता है परीक्षा में, और इसको बेटा बच्चे रटते बहुत हैं। और मेरा मतलब ये है कि आप रटे ना, आप हमको सुन लें आज अच्छे से, आपको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक। आप ध्यान देखिए, ये एक चालक तार। पहले थोड़ी सी कहानी बताएं, थोड़ी सी कहानी ये कि ऑस्टेट साहब ने बताया था कि बेटा जिस तरह से किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, उसी तरह से अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक, कंडीशन समझते जाइए आप, हम आपको अभी पहले ये बन जाए फिर हम आपको पूरा समझा देंगे। चालक तार AB
ठीक बेटा, यहाँ पे एक चुंबकीय सुई ला, कंपास सुई, डिजाइनें अलग अलग, डिजाइनें अलग अलग हैं। चलो समझो मेरी बात। ऑस्टेट साहब ने बताया था अपने प्रयोग में किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बताया था कि किसी चुंबक के चारों ओर, जिस तरह से चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, उसी तरह अगर हम किसी तार में धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ये कहा था। और फिर उसका प्रूफ करके दिखाया प्रैक्टिकल के द्वारा। तो उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में क्या किया, ध्यान से सुनना कहानी, रटोगे तो भूल जाओ। अब मेरी कहानी सुन लोगे तो ऑस्टेट साहब का नाम कभी नहीं भूलोगे। उन्होंने अपने प्रयोग में क्या बताया, एक चालक तार लिया, ये ए बी, ठीक है, नाम दे दिया, और बेटा एक सेल है या बैटरी है, ये कुंजी, और जब चालक तार के दोनों सिरों को सेल से बैटरी से जोड़ा, देखो ये सिरा कहां जुड़ा है, बैटरी के धन सिरे से, अब बी सिरा कहां जुड़ा है, बैटरी के ऋण सिरे से। लेकिन बेटा कुंजी अभी खुली, हमने बताया था पिछले लेक्चर में, सर्किट में कुंजी खुली है, कुंजी माने स्विच, स्विच खुला है तो धारा प्रवाहित नहीं है। और आपके घर में स्विच खुला है तो धारा प्रवाहित हो रही है। यहां पे कुंजी खुली है, धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा। और अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो बेटा ये जो कंपास रखी है, चुंबकीय सुई रखी है, इसमें कोई विक्षेपण नहीं होगा, ये विक्षेपित ही नहीं होगी, इसमें कोई हरकत नहीं होगी, जैसी रखी ऐसी रखी। लेकिन जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे, देखो हमने कुंजी को कनेक्ट कर दिया, कुंजी दबा दी, तार को जोड़ दिया, यहां तार टूटा था, जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे तुरंत ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगेगी, हरकत में आ जाएगी। लेकिन आगे उन्होंने और देखा कुछ, कि अगर हम धारा की दिशा को उलट दें, बेटा धारा हमेशा एनोड से निकलती है, धन प्लेट से, है ना, ऐसे तो निकलती, ऐसे तो निकलती, ऐसे चली जाती, और अब यहां तो धन प्लेट ये है ना, तो ऐसे निकलेगी धन प्लेट, ऐसे निकलेगी धन प्लेट से, ऐसे। तो बेटा अभी धारा कैसे प्रवाहित हो रही, ऐसे, देखो ऐसे, देखो ना, ए रोको, ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही, और इसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रही, ऐसे 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 प्रवाहित हो रही, है ना, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे गई, ठीक, ऐसे प्रवाहित हो रही। तो अभी धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी, अब धारा ऐसे प्रवाहित हो रही। तो जब धारा की दिशा उलट दी उन्होंने, तो देखा कि चुंबकीय सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित हो रही। और थोड़ा समझो, एक चालक तार लिया, एक बैटरी से तार के सिरों को जोड़ दिया, जब हम देखते हैं कि उस चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो चुंबकीय सुई बेटा अपनी जगह पे है, उसमें कोई हरकत नहीं, कोई विक्षेपण नहीं। लेकिन जैसे ही हमने धारा, जैसे ही उन्होंने, हमने नहीं, ऑस्टेट साहब ने, जैसे ही उन्होंने धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई तुरंत विक्षेपित हो गई। देखो ऐसे थी और ऐसे हो गई, ऐसे थी ऐसे हो गई, देखो ऐसे तुरंत विक्षेपित हुई। लेकिन जब धारा हमने विपरीत दिशा में प्रवाहित की तो बेटा चुंबकीय सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित हुई, मतलब ऐसे विक्षेपित तो हो रही थी, है ना। ये थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसे। तो अब जब चुंबकीय सुई बेटा ऐसे रखी थी, है ना, और जब धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई कैसे हो गई, ऐसे, है ना। और फिर आगे दूसरी कंडीशन में जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई, मतलब ऐसे रखी थी तो बेटा गौर से देखो ऐसे हो गई, है ना। तो फिर से सुनो ध्यान से, क्या लिखेंगे आप, हेडिंग डली है आपकी ऑस्टेट का प्रयोग। आप कहेंगे इन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि जब किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय, जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब इन्होंने प्रैक्टिकल करके प्रूफ किया, क्या किया,
इन्होंने अपने प्रयोग में देखा, एक चालक तार को बैटरी के सिरों से जोड़ा, जोड़ने के बाद देखा कि जब हम चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं चालक तार में, तुरंत चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। और अगर धारा की दिशा विपरीत हो तो चुंबकीय सुई भी विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबक के चारों ओर, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, धारा प्रवाहित करने से तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ओके, ये था ऑस्टेट का प्रयोग। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, बायो-सेवर्ट का नियम। क्वेश्चन लिखिए आप, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करें, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बायो-सेवर्ट का नियम। चलो बेटा हेडिंग डाल लो, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम। देखिए बहुत ध्यानपूर्वक, बायो-सेवर्ट के नियम में आपको क्या लिखना है और कैसे आपको किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक निकालना है। ठीक, लिखिए आप, थोड़ा माना फलाना कर लें। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बेटा हमने या आपने नहीं कहा, ये ऑस्टेट साहब ने कहा था अपने प्रयोग में कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये सिद्ध करके उन्होंने एक प्रैक्टिकल के जरिए बताया था, है ना। तो लिखेंगे आप कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक, तार की सूक्ष्म लंबाई, एक मिनट, थोड़ा सा पहले हम एक चित्र बनाएं, उससे आपको और क्लियर होगा। बेटा ये देखो गौर से, ये अनंत लंबाई का एक तार लिया और मान लो इस तार में हमने बेटा आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी। लेकिन अब इतने अनंत लंबाई के तार को हम संभाल तो नहीं सकते, तो क्या किया हमने, उस तार का छोटा सा हिस्सा ले लिया, थोड़ा सा हिस्सा ले लिया। मान लीजिए हमने इतना हिस्सा तार का ले लिया, थोड़ा इसको हम डार्क कर, थोड़ा इसको हम डार्क कर, इतना हिस्सा हमने तार का ले लिया और इस तार के छोटे से हिस्से की लंबाई को हमने बेटा डेल्टा एल मान लिया। क्या मान लिया, डेल्टा एल। आई को यहां कर दो और इस सूक्ष्म लंबाई को हमने क्या मान लिया, डेल्टा एल। और इस सूक्ष्म लंबाई से थीटा कोण पर और आर दूरी पर, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, और कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु है कोई जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना
चलिए हेडिंग डालिए बायो सैवर्ट का नियम, है ना। और बायो सैवर्ट के नियम से ही आपको चुंबकीय क्षेत्र की का सूत्र स्थापित करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेडिंग के बाद अब आप फाइनली क्या लिखेंगे, आप सुनिए। माना एक अनंत लंबाई का तार जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल के कारण थीटा कोण तथा आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। फिर से आप सुनो। माना अनंत लंबाई का एक तार जिसमें प्रवाहित धारा आई है, इसकी सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल के कारण थीटा कोण और आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यह चुंबकीय क्षेत्र निम्न राशियों पर निर्भर करता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, यह चालक में प्रवाहित धारा की, चालक मतलब तार, चालक तार, चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, यानी बी समानुपाती आई। दूसरा पॉइंट, ये जो सूक्ष्म लंबाई दी है आपने तार की सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट, ये जो कोण बन रहा है इस कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ज्या मतलब समझ गए, ज्या को इंग्लिश में साइन कह देते हैं, कोज्या को कोसाइन कह देते है ना, कोज्या को कोसाइन कह देते, इस पज्या को टेन कहते हैं, साइन कॉस टेन, ज्या कोज्या इस पज्या, है ना। कोण थीटा की ज्या, ज्या का मतलब साइन के समानुपाती होता है। ठीक। चौथा पॉइंट, हाँ वो तो बहुत लेकिन नहीं, भूल गए भाई, लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है, तो बेटा आगे लिख लेना, आप यहां भूल गए, बी समानुपाती डेल्टा एल, है ना। और यहां क्या है, कोण थीटा की ज्या के समानुपाती, तो बी समानुपाती साइन थीटा, थीटा की ज्या के समानुपाती। ठीक। चौथा पॉइंट, दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एक एक पॉइंट को समझो। चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के समानुपाती, बी समानुपाती आई, तार की सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती, यानी बी समानुपाती डेल्टा एल, कोण थीटा की ज्या के समानुपाती, यानी बी समानुपाती साइन थीटा, दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बी समानुपाती 1/r²। ठीक। धारा के समानुपाती, यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती, यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, कोण थीटा की ज्या के समानुपाती, यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बी प्रोपोर्शनल तो है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां हम कहेंगे बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। ठीक। इन चारों कंडीशन को बेटा अगर हम मिला दें, इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें।
बेटा अगर हम इन चारों कंडीशन को मिला दें तो B इसके प्रोपोर्शनल, इसके प्रोपोर्शनल, इसके प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। और हम चारों कंडीशन को मिला दें, 4 पॉइंट हैं इसके, और अगर हम चारों पॉइंटों को मिला दें तो बेटा हम क्या कहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड व फोर्थ को संयुक्त करने पर, यानी मिलाने पर, कंबाइन कर दो बेटा सबको, तो B प्रोपोर्शनल टू, यानी B समानुपाती है किसके किसके, I के समानुपाती, डेल्टा L के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती और R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। बेटा जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये तो दुनिया की रीत है कि जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो बराबर का चिन्ह लाया जाता है और साथ में एक कांस्टेंट भी लाया जाता है। तो यहाँ पे B इक्वल μ0/4 ये है कांस्टेंट यहाँ का। बाकी क्या है, I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये है बायो-सैवर्ट के नियम से किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, राइट। अब इसमें जो आपने कांस्टेंट लिया इसको कम ना समझो मेरे बच्चों, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इस चैप्टर में बहुत है, μ0/4 इसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कभी कभी हमें इस कांस्टेंट को इस तरह यूज करना पड़ता है कि अगर हम यहां से 4 से 2 ले लें तो 2 बचेगा, और 2 जो बचा 2 × 2 तभी तो 4 होगा, तो एक 2 लिख लिया और एक 2 को तिर्यक गुणा करा के यहाँ ले आए तो ये हो जाता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसको बेटा कहते हैं μ0/4 और इसको कहते हैं μ0/2 और दोनों कांस्टेंट वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स में। तो इसकी वैल्यू 10⁻⁷ और इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁷, ठीक। ये जो μ0 है, इस μ0 को क्या कहते हैं बेटा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में, वैद्युत वाले चैप्टर में ε0 पढ़ा था आप लोगों ने। ε0 को क्या बताया था, निर्वात की वैद्युतशीलता। बेटा वो वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर था तो वैद्युतशीलता थी, ये चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर है तो चुंबकशीलता कहलाएगी। वो वैद्युतशीलता, ये चुंबकशीलता। बेटा 0 लगा है तो निर्वात की चुंबकशीलता कहेंगे, क्या कहेंगे, निर्वात की चुंबकशीलता। और अगर 0 ना लगा हो तो किसी माध्यम की चुंबकशीलता, ठीक। μ0 का मतलब निर्वात की चुंबकशीलता। चलिए पिछले यूनिट में आपने निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 पढ़ा, इस लेक्चर में आपने निर्वात की चुंबकशीलता μ0 पढ़ा, है ना, दोनों चीजें पढ़ी ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर एक बढ़िया मजेदार क्वेश्चन। तो आपने निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 और निर्वात की चुंबकशीलता μ0 दोनों चीजें जब पढ़ ली तो बेटा इन दोनों में क्या रिश्तेदारी होती है, इन दोनों में क्या संबंध होता है। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, निर्वात की चुंबकशीलता μ0 तथा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 में क्या संबंध है। निर्वात की चुंबकशीलता μ0 तथा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, निर्वात की चुंबकशीलता μ0 तथा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप हेडिंग लगा लीजिए, μ0 तथा ε0 में संबंध।
कोई कठिनाई की बात नहीं, कोई टेक्निकल डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लेकिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। बेटा अभी हाल आप पढ़ के जा रहे हैं, वी नो एंड यू नो, क्या जानते हैं आप, म्यू 0 अपॉन 4 पाई बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अभी हाल पढ़ के गया। कुछ दिन पहले हमने आपको विद्युत क्षेत्र वाले में बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बेटा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दें, यानी फर्स्ट में सेकंड का भाग दे दें, तो बेटा फर्स्ट क्या है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, फिर अपॉन सेकंड क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बराबर में आ जाइए फर्स्ट में क्या है 10⁻⁻7 अपॉन सेकंड में है 9 × 10⁹। बेटा ये बताओ कि ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा ना, और ये एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा। देखो 1 2 3 4 पद हो गए, तो चौथा ऊपर जाता है ना, तो एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, तो म्यू 0 × एप्सिलॉन 0 हो गया। और बराबर में आइए ये जो 10⁻⁻7 है, इसको बेटा खींच खांच के जबरदस्ती नहीं, लेकिन सम्मानजनक तरीके से आप इसको नीचे ले आइए। जब इसको हम नीचे ले आएंगे तो बेटा ऊपर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो एक लिख के सहारा ले लो और नीचे आ जाओ। 9 × 10⁻, बेटा 9 तो था पहले से, और इन घातों को जब नीचे ले आए तो ये +7 हो गई, तो 9 7 16 हो गया। म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/, कला समझो बेटा, ये 9 × 10⁻16, 9 × 10⁻16 है। अगर हम इसको 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर लिख दे तो हमारी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, देखो 3 का वर्ग 9 और 10⁸ का वर्ग 10⁻16। बेटा अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहे हैं तो आप शायद समझ पा रहे हो, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/1/, ये किसकी वैल्यू होती, 3 × 10⁸। एकदम कुछ लोग भाव एकदम भयंकर तरीके से चीख चिल्ला रहे, वहीं से यहाँ कान फाड़ दिए, प्रकाश की चाल। ये बेटा किसकी होती है, आराम से बोलो, प्रकाश की चाल। हाँ हाँ मालूम है, आप लोग पढ़ते हैं, होशियार हैं। बेटा प्रकाश की चाल को काय से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी चाल को आप बी से, लेकिन प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित करते हैं। स्पेशली चाल होती है, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और सी का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हमने सी रखा और उसके ऊपर स्क्वायर लगा, तो सी स्क्वायर। बेटा ये संबंध होता है म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में। क्या संबंध होता है, म्यू 0 × एप्सिलॉन 0 बराबर 1/c²। कभी कभी परीक्षा में रूप बदल के आ जाता है, सिद्ध कीजिए इतना, तो आप उसमें धोखा न खाएं। थोड़ा हम इसको और एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। बेटा अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, तो इस तरफ का वर्गमूल लेंगे तो बेटा हमें तो रूट लगाना पड़ेगा, तो रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर, और इस तरफ का वर्गमूल लेंगे तो 1 का तो 1 ही होता है, c² का c हो जाएगा, है ना। c को यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ, तो 1/रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0, और म्यू 0 एप्सिलॉन 0 रूट के अंदर है। अगर हम रूट हटा दें तो रूट का मतलब 1/2 घात, आधी घात, और उस आधी घात को भी हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की पावर -½ ठीक।
कुल मिला के म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2 बराबर कितना है c, और c का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8, है ना, याद रखना। तो कभी कभी इस रूप में आ जाता है सिद्ध करने में, कभी इस रूप में आ जाता है, तो जिस रूप में भी आ जाए इस तरीके से आप बना लेंगे, डरना नहीं। ठीक, नोट करिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतनी ही डोज आपको दें कि जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक, बहुत ओवर डोज भी बेकार है 10 रोटी रख दी जाए हमारे सामने एकदम, तो फिर मजा नहीं आएगा, खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, है ना, क्यों? इसलिए जो है डोज उतनी रखी जाए जितनी आप बर्दाश्त कर पाए, ठीक, जितना आप एफोर्ड कर पाए। बेटा थोड़ा थोड़ा आप कलेक्शन करेंगे तो हमें उम्मीद है, आपने कहावत बुजुर्गों से सुनी है, बड़े बूढ़ों से, कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद से समुंदर नहीं भरता है, इस भूल में मत रहिएगा, लेकिन हाँ बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात सत्य है। अगर आप एक एक बूंद टपकती रहे तो बेटा एक दिन वो घड़ा भर जाएगा। अगर आप उसी कहावत को लेकर थोड़ा 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 करेक्शन डेली करते रहेंगे तो परीक्षा तक 27 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है, तब तक उम्मीद करिए आप इतना अच्छा कलेक्शन आपके पास होगा, और क्रीम कलेक्शन होगा, सिलेक्टेड कलेक्शन होगा, जिससे आप पेपर को एकदम जंप कर सकते हैं, एकदम हाई स्कोर पे पहुंचा सकते हैं। ठीक, तो कम से कम आपका पेपर बेहतर हो जाएगा। आप धीरे धीरे कलेक्शन करते रहिए, डेली आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, और बेटा जितनी ईमानदारी लगन से हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि आप लोग उतनी मेहनत से पढ़ नहीं रहे हैं, हमें सब दिख रहा है, हम रिकॉर्ड आपका चेक करते हैं, सब दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे ना सब्सक्राइबर पढ़ रहे हैं, ना हमारे लेक्चर्स को आप पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा बाकी छोड़ दिया तो क्या मतलब है? अगर हमने चुंबक शुरू में पढ़ लिया और म्यू 0 एप्सिलॉन 0 में संबंध जो था वो हमने छोड़ दिया तो क्या मतलब? बायो सेवर्ट का नियम छोड़ दिया तो क्या मतलब? ऑस्टेट का प्रयोग छोड़ दिया तो फिर क्या मतलब? आप लेक्चर को पूरा पढ़िए, एक एक पॉइंट को आप अध्ययन करिए, आपकी अच्छी तैयारी होगी, तब आप धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन का एक भंडारा कर पाएंगे, और वो परीक्षा में फिर आप उसका एक अच्छा खासा विस्फोट कर पाएंगे। तो आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रसार करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए, अपनी मौसी के लड़के, मामा के लड़के, मामा की लड़की, सबको प्रसारित करिए, सब लोग पढ़ें बेटा, घर बैठे अपनी तैयारी करें। और एक बात याद रखिएगा, आप लोगों ने अगर अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो इस रिस्पॉन्स का रिजल्ट ये होगा कि आने वाले वक्त में आपके छोटे भाई बहनों के लिए फिजिक्स नाम की समस्या ही खत्म हो जाएगी इलाके में। ठीक, आप लोग पुरजोर मेहनत करिए, भयंकर मेहनत करिए, और अपने आप को बिल्कुल कैद कर दीजिए 1 महीने के लिए, सिर्फ अपनी तैयारी में लग जाइए, अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करिए, बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में लाएं, ताकि आप आगे यूपीएससी, नीट, जेई वगैरह की तैयारी करके अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। यही ईश्वर से कामना करते हैं, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप इसी मेहनत से तैयारी करेंगे। बेटा ठीक है, नए लेक्चर में फिर आपके साथ मिलेंगे। बाय।